Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. We are at this time going to read Geography, Class 10. It's the fifth chapter of Geography NCERT book. The name of the chapter is Minerals and Energy Resources. इस चैप्टर में ये सेकेंड क्लास है, यानी एक क्लास पहले हो चुका है. इस क्लास में हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स से स्टडी प्रारंभ करते हैं. नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में बतलाने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स के बीच डिफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको फिर से हम आप लोगों का स्मरण दिलाना चाहते हैं आप लोगों को. तो फेरस मिनरल्स का मतलब हुआ कि मिनरल्स दैट हैव आयरन कंटेंट, यानी जिसमें आयरन की मात्रा मौजूद होती है. लेकिन इसके विपरीत नॉन फेरस मिनरल्स का तात्पर्य हुआ कि मिनरल्स विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट. नेक्स्ट पॉइंट, फेरस मिनरल्स का यह फीचर हुआ कि फेरस मिनरल्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज. मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के हेल्प में, यानी इंडस्ट्रीज इत्यादि में फेरस मिनरल्स का काफी यूज होता है. धातुई जो इंडस्ट्रीज हैं तो वो सब में फेरस मिनरल्स का काफी इस्तेमाल है. नॉन फेरस मिनरल्स की तरफ है कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. जहां फेरस मिनरल्स मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है, नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब चूंकि फेरस मिनरल्स में आयरन कंटेंट पाया जाता है तो इसका मतलब है कि दे आर सब्जेक्ट टू रस्टिंग, जंक लगने का इसमें प्रॉब्लम होता है. फेरस मिनरल से जो भी कुछ बनता है तो उसमें जंक लगने की समस्या हो सकती है. लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स में चूंकि फेरस कंटेंट नहीं पाया जाता है, आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है, इस कारण से नॉन फेरस मिनरल्स के जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें रस्टिंग यानी जंग लगने की समस्या नहीं होती है. एक पॉइंट एग्जांपल भी होगा कि फेरस मिनरल्स का एग्जांपल है आयरन ओर और मैग्नीज, और नॉन फेरस मिनरल्स का एग्जांपल है कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड. आप गौर करके देखिए जो नॉन फेरस मिनरल्स से का एग्जांपल है, जैसे कॉपर हो या लीड है या जिंक है या गोल्ड है, ये सब में कभी जंग लगता है? नहीं लगता है. सोना में कभी नहीं जंग लगता है, बल्कि उसको धरती के नीचे भी गाड़ दीजिए, तांबा में नहीं जंग लगता है, उसको धरती के नीचे भी गाड़ दीजिएगा तब भी नहीं जंग लगने का है, क्योंकि ये नॉन फेरस मिनरल्स होता है. तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंस अभी स्टडी किया फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स का. चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको इसके बारे में स्मरण रखना पड़ेगा. बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है. इंडिया का जो फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल्स का रिजर्व और प्रोडक्शन है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, यानी अपेक्षाकृत कम ही मात्रा में इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स पाया जाता है. नॉन फेरस मिनरल्स के अंतर्गत कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड इत्यादि
काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, खास करके और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, यहां तक कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में भी नॉन फेरस मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जैसे तांबे की आवश्यकता तो कहीं ना हो सकती है जी, तांबे की आवश्यकता कहीं भी होती है, चूंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो कहीं भी इसकी आवश्यकता, कोई भी इंडस्ट्री हो, बल्कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हो, मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है ना। तो यही है कि नॉन फेरस मिनरल्स की आवश्यकता इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में तो है ही, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में तो है ही, इवन कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में भी इसकी आवश्यकता होती है। अब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना है कि कहां पाया जाता है नॉन फेरस मिनरल्स, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो नॉन फेरस मिनरल्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं कॉपर, तांबा। तो इंडिया में कॉपर की मात्रा काफी कम पाई जाती है। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का भंडार भारत में अपेक्षाकृत कम है, और ये चूंकि पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि ये काफी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये अच्छा कंडक्टर होता है। तो कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक में और केमिकल इंडस्ट्रीज में कॉपर की काफी अधिक आवश्यकता होती है। अब इंडिया में माइन कौन सा है कॉपर का, ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में है कॉपर का, राजस्थान में है खेतरी माइंस राजस्थान में पाया जाता है, और झारखंड में पाया जाता है सिंहभूम नामक जगह में, यानी सिंहभूम माइंस में, झारखंड में कॉपर मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इसके बाद नॉन फेरस मिनरल्स के अंतर्गत नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का मेन सोर्स है। तो दो सेवरल ओर्स कंटेन अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम और भी कई ओर से बनता है, लेकिन अल्युमिनियम का मेन सोर्स है बॉक्साइट। A clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained, यानी बॉक्साइट से ही मुख्य रूप से अल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट का डिपोजिशन पाया कहां जाता है? तो बॉक्साइट डिपोजिट्स आर फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट्स, यानी अल्युमिनियम सिलिकेट्स जहां पाए जाते हैं, जिस रॉक में पाए जाते हैं अल्युमिनियम सिलिकेट्स नामक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसे रॉक के जो है डिपोजिट्स में पाए जाते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का डिपोजिट यानी ढेर बनता कैसे है? तो डीकम्पोजिशन से, सड़ने गलने इत्यादि से। किसका? तो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स का, ऐसे रॉक्स का जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट्स पाए जाते हैं। एल्युमिनियम काफी इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि एल्युमिनियम को अदर मेटल के साथ मिक्स करके एलॉय यानी मिश्र धातु, मिक्स्ड मेटल बनाया जाता है। एल्युमिनियम की सहायता से एरोप्लेन भी बनाया जाता है। इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल
metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity. अल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। साथ ही साथ चूंकि नॉन फेरस मिनरल है आपको बॉक्साइट, और बॉक्साइट से अल्युमिनियम ऑब्टेन होता है, इस कारण से आप कभी भी अल्युमिनियम में जंग लगते हुए नहीं देख सकते हैं। इंडिया में बॉक्साइट का भंडार पाया कहां जाता है? तो इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट्स मुख्य रूप से पाया जाता है अमरकंटक प्लेटो में, मैकाल हिल्स में, एंड द प्लेटो रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। बिलासपुर कटनी रीजन के प्लेटो रीजन में, बिलासपुर कटनी के आसपास प्लेटो रीजन में बॉक्साइट पाया जाता है। मैकाल हिल्स में पाया जाता है बॉक्साइट, और अमरकंटक प्लेटो में पाया जाता है बॉक्साइट। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? तो उड़ीसा। तो उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया 2016-17 के डेटा के अनुसार। पंचपत मली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट। यानी पंचपत माली डिपॉजिट जो है ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में यह है, और यहां बॉक्साइट का विशाल भंडार है। तो इस तरह से नॉन फेरस मिनरल का अभी जिक्र हम लोग कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत नॉन फेरस मिनरल के अंतर्गत मेटेलिक मिनरल का हम लोगों ने स्टडी किया। अब नॉन फेरस मिनरल के अंतर्गत नॉन मेटेलिक मिनरल का भी स्टडी करना है। नॉन मेटेलिक मिनरल, तो नॉन मेटेलिक मिनरल जो है उसके अंतर्गत माइका सबसे प्रमुख है। माइका यानी अब्रक। तो माइका के मामले में इंडिया काफी रिच है। माइका एक ऐसा मिनरल है तो विच इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। तो इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट्स। तो माइका आप लोग देखे ही हैं, माइका का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस से होता है। हम लोग भी माइका का इस्तेमाल करते हैं। माइका के फ्रैगमेंट्स, उसके चूर्ण का, किस चीज में? होली में अबीर गुलाल इत्यादि आप लोग देखे होंगे, लगाए होंगे, उसमें माइका का चूर्ण रहता है मिला हुआ, क्योंकि माइका जो है काफी चमकीला होता है। तो इस तरह से गुलाल में माइका को डाल देने से उसका देखने में कलर अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, ये काफी अच्छा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा बैड कंडक्टर है, यानी साधारण बैड कंडक्टर नहीं है, बहुत बड़ा बैड कंडक्टर है। यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये आराम से टॉलरेट करता है। इस कारण से जहां पर फर्नेंस है, भट्ठी है, या स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान जो सूर्य की तरफ जा रहा है, सूर्य की तरफ जाएगा तो काफी हीट होगा, टेम्परेचर काफी अधिक होगा ना। तो उतना टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए कुछ चाहिए ना उसका शील्ड, नहीं तो स्पेस शिप को ही वो पिघला देगा। ये सब परिस्थिति में माइका का इस्तेमाल होता है, क्योंकि माइका जो है वेरी वेरी बैड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो माइका एक ऐसा मिनरल है जिसका निर्माण कैसे होता है, तो अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स के डिपोजिशन से, और ये थीन शीट्स में आसानी से स्प्लिट हो जाता है। तो दीज शीट्स कैन बी सो थीन दैट 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर हाई, यानी काफी पतला पतला शीट पाया जाता है माइका में। माइका बिल्कुल साफ हो सकता है, कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, ये सब कलर में माइका पाया जाता है। लेकिन हम लोग जो आम आदमी जनरली माइका देखते हैं वो किस कलर का? व्हाइट। व्हाइट रहता है ना जी, तब तो गुलाल में पड़ता है, तो उसी रूप में तो आम आदमी माइका को मुख्य रूप से देखते हैं। ड्यू टू इट्स एक्सेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इत्यादि में इसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, इंसुलेटिंग मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो कवर रहता है उसको इंसुलेटिंग कवर कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी अंदर से फ्लो कर रहा है, लेकिन तार के ऊपर आप पकड़िएगा तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि इंसुलेटर का एक कवर होता है। यही चीज होता है जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक हाथ में रख करके आप इलेक्ट्रिसिटी को भी ऐसे वायर से को, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, पकड़ लीजिएगा तो नहीं कुछ होगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसी प्रकार से माइका का एक इस्तेमाल इंसुलेटर के रूप में, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो यानी इलेक्ट्रिक करंट से बचने के लिए भी किया जाता है। हाई वोल्टेज से बचने में माइका का इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इन दिस, और इस प्रकार से माइका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में माइका का इस्तेमाल बिल्कुल आवश्यक है। माइका पाया कहां जाता है, तो माइका काफी तादाद में पाया जाता है झारखंड में। इंडिया में तो पाया ही जाता है, झारखंड में काफी अधिक पाया जाता है। तो माइका डिपोजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। कोडरमा इसके लिए काफी नामी है। कोडरमा, झुमरी, तिलैया, ये सब रीजन में अगर आप चले जाइएगा तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि मिट्टी उठाइएगा तो माइका उसमें दिखाई देगा। मिट्टी में माइका आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिट्टी उठाइएगा। तो ये तो होता ही है, जहां जिस प्रकार का मिनरल पाया जाता है तो वहां तो पाया ही जाता है। जैसे सोना जहां पाया जाता है वहां पर मिट्टी को ही ना लोग ये करते रहता है, फिल्टर करते रहता है कि सोना निकल जाए, क्योंकि पाया जाता है सोना। तो कोडरमा रीजन, गया रीजन, हजारीबाग बेल्ट झारखंड का, ये सब माइका का लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यानी मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में माइका यानी अभ्रक को निकाला जाता है। अब राजस्थान में भी माइका काफी तादाद में पाया जाता है। तो मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया अजमेर है। नेल्लौर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, राजस्थान में अजमेर, और नेल्लौर माइका बेल्ट है आंध्र प्रदेश में। यह भी एक प्रमुख प्रोड्यूसर है माइका का। इंडिया जो है माइका के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इंडिया माइका का।
अब इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में, जो नॉन मेटेलिक है। इसमें है रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल का एग्जाम्पल है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। लाइमस्टोन के बारे में आप जानते ही हैं, इसकी उपयोगिता काफी अधिक है सीमेंट वगैरह बनाने में, चूना वगैरह बनाने में, पेंटिंग मटेरियल इत्यादि बनाने में इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। तो इस तरह से लाइमस्टोन भी एक इंपॉर्टेंट नॉन फेरस नॉन मेटेलिक मिनरल है। limestone is found in association with rocks composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates। तो लाइमस्टोन पाया जाता है किसके साथ? तो ऐसे रॉक के साथ, तो जिसमें पाया जाता है कि क्या चीज? तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है मुख्य रूप से लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आप लोग पढ़ चुके हैं कि नदियों के पानी के द्वारा ला करके बाढ़ के पानी के साथ बिछाई गई परत दर परत जब कालांतर में इन कोर्स ऑफ टाइम वो एक रॉक का निर्माण कर लेता है, तब इसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मुख्य रूप से पाया जाता है ऑलमोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। जैसा कि आपको पहले हम जिक्र कर रहे थे कि लाइमस्टोन से ही सीमेंट का निर्माण होता है। एंड इसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर। आयरन ओर को पिघलाने में भी इसकी आवश्यकता होती है। कहां? तो ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में यानी जो है आयरन एंड स्टील कंपनी में जो भट्टी होती है, आग की भट्टी होती है, तो वहां पर आयरन ओर को पिघलाने में इसकी आवश्यकता होती है लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से सीमेंट बनाने में, चूना बनाने में, पेंटिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। और आप लोग एक बात याद रखिए कि जब सीमेंट वगैरह का जानकारी लोगों के पास नहीं था, उस समय भी मकान बनते थे। उस समय भी काफी पावरफुल मकान, बढ़िया बढ़िया मकान बनते थे, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनते थे, और वो लाइमस्टोन की सहायता से बनते थे। जितनी पुरानी स्ट्रक्चर होती है तो वो सब लाइमस्टोन की सहायता से तैयार किया गया था। जैसे वी हैव टू रीड नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी तक के स्टडी से ये स्पष्ट हो चुका है कि मिनरल्स की आवश्यकता काफी अधिक है। मिनरल्स के बिना हमारी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती है, और इंडस्ट्री नहीं काम करेगी तो फिर हमारे यूज के लिए जो डिफरेंट टाइप्स का गुड्स है वो हमको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। यानी मिनरल्स आवश्यक है, इंडिस्पेंसिबल है इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन मिनरल्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस तो काफी स्लो होता है, लेकिन डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम लोग अंधाधुंध यानी इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मिनरल्स कर रहे हैं। तो खतरा उत्पन्न हो चुका है मिनरल्स के शॉर्टेज का। मिनरल्स का इसी कारण से हायर डिमांड होने के चलते प्राइस काफी अधिक हो रहा है। तो हमारी जो प्रेजेंट नेसेसिटीज है उसके लिए भी मिनरल की अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है, इसलिए मिनरल को सेव करने की आवश्यकता है।
और मिनरल को अनेक सोर्सेज से प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप यही समझ सकते हैं कि जो आज दुनिया भर के देश चांद के ऊपर, मार्स के ऊपर और आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में जो करोड़ों अरबों रुपया झोंक रहे हैं, काहे के लिए झोंक रहे हैं? मकसद क्या है? चांद पर जाने से मिलेगा क्या? तो चांद पर जाने से मिलेगा मिनरल्स। आर्कटिक रीजन में जब हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बर्फ का पहाड़ है, आइसबर्ग सिर्फ है, तो फिर आर्कटिक रीजन में करोड़ों अरबों डॉलर लोग झोंक क्यों रहे हैं? तो मिनरल्स के लिए। पहाड़ के नीचे मिनरल्स है, बर्फ का जो पहाड़ है उसके नीचे मिनरल्स है। मार्स के ऊपर हम लोग धावा बोलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वहां भी मिनरल्स काफी तादाद में है। अगर चांद के ऊपर ही मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन का अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर चांद के ऊपर से भी काफी तादाद में मिनरल की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर आपको ये जो सोना का रेट 10 ग्राम का 1,37,000 रुपया अभी के समय में है। अगर चांद वगैरह का मिनरल्स इस्तेमाल करने का टेक्निक मनुष्य के पास हो जाए तो ये सोना वगैरह का रेट घट करके 1 लाख तो दूर गया, 100 रुपया किलो हो जाएगा सोना का रेट घट करके। लेकिन ये तभी संभव है जब चांद पर या आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में या मार्स के ऊपर जो मिनरल है उसको एक्सप्लॉइट करने, एक्सट्रैक्ट करने, प्यूरिफाई करने, धरती तक लाने का टेक्नोलॉजी आदमी के पास हो जाए। अभी तो वो है, सब कोई जान रहा है कि चांद पर मिनरल ही मिनरल है, लेकिन कैसे उसको निकाला जाए, कैसे उसको धरती पर लाया जाए, ये अभी तक मालूम नहीं। लालच में लोग मिशन पर मिशन भेज रहा है चांद की तरफ कि कहीं अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, मिनरल का लूट हुआ तो उसमें हमारा भी हिस्सा हो जाए। तो इस तरह से मिनरल के ऊपर हमारी इंडस्ट्री पूरी तौर पर डिपेंडेंट है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स लेकिन इनसिग्निफिकेंट है, 1% है ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ का 1%। तो उसको भी हम लोग तेजी से मिनरल का खपत करते जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड। अब आप सोच सकते हैं कि जिन मिनरल्स को हम अंधाधुंध खपत कर रहे हैं वो मिनरल बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन जो है वो काफी स्लो है। तो जितना इसका खपत हो रहा है, जितना तेजी से, उतना तेजी से मिनरल बन नहीं रहा है। अब इस परिस्थिति में मिनरल को कंजर्व करने, उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता आज हमारे समक्ष है। तो इस तरह से मिनरल जो है बिल्कुल सीमित मात्रा में दुनिया में उपलब्ध है और ये रिन्यूएबल नहीं है। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल है, यानी एक बार कोयला को निकाले, यूज कर लिए, खत्म हो गया। एक बार पेट्रोल को निकाले, यूज किए, खत्म हो गया, वो बन नहीं जाएगा फिर, यानी रिन्यूएबल नहीं है। जहां से कोयला निकाले वहां कोयला नहीं बन जाएगा, बनेगा लेकिन उसमें करोड़ों अरबों वर्ष लगेंगे। तो इस तरह से एक बार यूज करने के बाद मिनरल्स खपत हो जाता है और इस तरह से मिनरल रिसोर्सेज
की मात्रा काफी कम है। तो रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लाइव्ड पोजेशंस। तो कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स। मिनरल का लगातार इस्तेमाल हम लोग करते जा रहे हैं अर्थ के अपर सरफेस से, और नतीजा हुआ है कि अपर सरफेस में अब मिनरल बहुत कम बच गया है। तो इसका परिणाम क्या है? अब लोअर इनसाइड द अर्थ से निकालना पड़ रहा है। समझ रहे बात को? अब जैसे एक कोयला को ले लीजिए, तो ऊपर में अर्थ के अपर सरफेस में जितना कोयला था, अगर आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोयला फिर बचेगा कहां? इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ में कोयला बचेगा। तो डीप इनसाइड द अर्थ में कोयला को निकालने में काफी डिफिकल्टी है ना, और कॉस्ट काफी अधिक होगा उसका, होगा ना। यही बात हर एक मिनरल के साथ है कि अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ में जो पाया जाता है, वो मिनरल का अंधाधुंध धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जारी है। और डीप इनसाइड द अर्थ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने, उसको प्यूरिफाई करने, यूजेबल, उपयोग के लायक बनाने में कॉस्ट काफी अधिक है। तो मिनरल्स का मतलब हुआ कि जिसका कॉस्ट भी निकालने, प्यूरिफाई करने इत्यादि में कॉस्ट भी मार्केट रेट से कम होगा, तब न माना जाएगा कि मिनरल है। आपको बतलाया इंडिया में कोलार की सोने की खान है, वहां सोना मिलता है, लेकिन उस सोना को निकालने, उसको प्यूरिफाई करने के बाद जब शुद्ध सोना बनाया जाता है और मार्केट में वो आता है, तो वो साउथ अफ्रीका के सोना से महंगा रहता है। तो फिर आखिर निकालोगे क्यों तुम? जब सस्ता सोना साउथ अफ्रीका में मिल रहा है तो सीधे खरीद लेना चाहोगे ना। तो इतना खर्च करने का जरूरत है? तो इसलिए मिनरल्स का डिप्लीशन होता जा रहा है, उसकी उपलब्धता समाप्त होती जा रही है। और इस तरह से मिनरल को कंजर्व करने की आवश्यकता है। इसमें सम्मिलित प्रयास से सभी लोगों के प्रयास से मिनरल्स को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो एक सम्मिलित प्रयास से ही एक काम हो सकता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। मिनरल्स के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि मिनरल रिसोर्सेज बचा हुआ रहे, हमारी प्रेजेंट की नेसेसिटीज फुलफिल हो सके, और हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास भी कुछ मिनरल बचा हुआ रहे, और इन्वायरमेंट में भी डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हायर टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है, ताकि मिनरल्स का इस्तेमाल किया जा सके। तो लो ग्रेड ओर को एट लो कॉस्ट में और इस्तेमाल करने के लिए, लो ग्रेड मिनरल है तो उसको लो कॉस्ट में, यानी कम कॉस्ट में, कॉस्ट कम होने के बावजूद उसको प्यूरिफाई करके यूजेबल बनाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। मिनरल को रिसाइकल करने की आवश्यकता है। यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द नेचर। पहले जो मेटल बनाया जाता था तो वो बिल्कुल न्यू मिनरल से बनाया जाता था, लेकिन अब आप लोग देखते हैं कि हर एक गली में लोग हॉकर लोग घूमता रहता है, लोहा टीना बेचिए,
सुने नहीं सर, लोहा टीना बेचिए। तो लोहा टीना खरीदने के लिए जो गली में घूमते रहता है हॉकर लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पुराना जो बेकार पड़ गया लोहा या टीन, उसको वो खरीद लेता है और उसको वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बेच देता है। वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में फिर रिसाइकल हो जाएगा और फिर से रिसाइकल होकर के नया लोहा का सामान, टीन का सामान आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस तरह से रिसाइकलिंग की आवश्यकता है ताकि इसके इनडिस्क्रिमिनेट यूज को कंट्रोल किया जा सके। इंप्रूव टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है ताकि लो ग्रेड मिनरल ओर से भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सके और उसका कॉस्ट कम हो सके। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स की सहायता से मिनरल का कंजर्वेशन किया जा सकता है। अभी आप पढ़ रहे हैं कि मिनरल का कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्या है और ये कैसे किया जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत आप अलग अलग पॉइंट पढ़ रहे हैं कि एक पॉइंट उसमें है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, एक पॉइंट आपने पढ़ा सस्टेनेबल यूज, यानी उसका सीमित उपयोग होना चाहिए, इंप्रूव टेक्नोलॉजी होना चाहिए और साथ ही साथ जो है मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए न्यू प्लेसेज के ऊपर रिसर्च जो चल रहा है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। The recycling of metals using a scrap metals and other substitutes are steps in conserving our mineral resources. अगर मिनरल के इस्तेमाल को अगर कंट्रोल किया जाए, अगर इस जो स्क्रैप है उसको फिर से रिसाइकल करके मिनरल मेटल या में कन्वर्ट किया जाए, तो इससे मिनरल का जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है इसके ऊपर लगाम लग सकेगा। Next topic we have to read energy resources. Now we are reading energy resources. Energy resources are very important because energy is required for all activities. हम किसी भी प्रकार का कार्य करें एनर्जी की आवश्यकता है, चाहे खाना बनाने की आवश्यकता हो, कुकिंग की, लाइट प्रोवाइड करने की आवश्यकता हो, हीट की आवश्यकता हो, या व्हीकल्स को रन करने की आवश्यकता हो, या मशीनरी को इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री को चलाने की आवश्यकता हो, हर जगह एनर्जी रिसोर्सेज की आवश्यकता है। एनर्जी जनरेट कैसे किया जाता है? तो फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, साथ ही साथ यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि सोर्सेज हैं एनर्जी के। इन सबों के माध्यम से हम अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज को मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल। तो कॉन्वेंशनल यानी परंपरागत और नॉन कॉन्वेंशनल यानी नॉन परंपरागत। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, हम लोग अभी ये स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखिए ये दोनों में डिफरेंस अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, समझ रहे बात को? कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में डिफरेंस आपको हमेशा बोर्ड में पूछता है, इसलिए आप सावधान होकर के इस टॉपिक का आंसर समझिए। ये 3 मार्क्स का अक्सर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की सबसे पहली जो विशेषता है कि
ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी दीज आर द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की क्या है सबसे पहली खासियत, कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेवलप्ड रिसेंटली, रिसेंटली जिसका डेवलपमेंट हुआ है, फ्रॉम सन, विंड, टाइड्स एटसेट्रा। यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्राचीन समय से ही जिसका इस्तेमाल एनर्जी के रिसोर्सेज के रूप में होता रहा है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है सन एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक फीचर है कि दे आर नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी एक बार आप यूज कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। कोयला जला दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, कोई काम का नहीं बचेगा। पेट्रोल जला दीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये रिन्यू नहीं हो सकता है। यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ क्या बात है, तो दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, सन एनर्जी, टाइड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। यानी इसका एक बार खपत कीजिएगा तो उससे समाप्त नहीं हो जाएगा। सन एनर्जी को आप सोलर प्लेट रखते हैं अगर घर में और सन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी सहायता से बिजली बना करके या जिस रूप में भी, तो फिर वो खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, क्योंकि फिर अगला दिन सूरज उगेगा, अगला दिन फिर आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी दिन प्रतिदिन आप कितना भी सन एनर्जी का इस्तेमाल करते जाइएगा, वो खत्म होने का चीज नहीं है। इसी प्रकार से विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल पवन चक्की, विंड मिल इत्यादि चलाने में किया जाता है और उससे टरबाइन को घुमाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। तो विंड जब जब रहेगा, जहां जहां रहेगा, वहां वहां ये काम होगा। ऐसा तो है नहीं कि यूज करने से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से विंड एनर्जी, और इसी प्रकार से टाइड, सी टाइड में होता है ना, हाई टाइड, लो टाइड, ज्वार भाटा समुद्र में आता है ना, ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड यानी ज्वार और भाटा कभी बंद नहीं होगा, हमेशा आता रहेगा। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का डिफरेंस इसमें आप पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत कि देयर जनरेशन इज एक्सपेंसिव, यानी इसको पैदा करना काफी खर्चीला होता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की एक विशेषता होती है कि देयर जनरेशन इज वेरी चीप। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जनरेट करना, उसका यूज करना, ये खर्चीला होता है। अरे पेट्रोल खरीदिए, अगर पैसा लगेगा जी, पैसा लगेगा तब ना पेट्रोल का आप खरीद पाइएगा, उसका गाड़ी में चला पाइएगा दे करके। कोयला खरीदिएगा पहले, तब तो कोयला आपको होगा। उस कोयले से आप मशीन चलाइए या चूल्हा में डालिए या फैक्ट्री चलाइए, जो कीजिए, पहले तो खरीदना पड़ेगा, तो कॉस्टली होता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है चीप होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी चीप होता है। उसके बाद सन एनर्जी, सन एनर्जी अगर आप सोलर प्लेट एक बार खरीदते हैं, कुछ पैसा लगता है, तो फिर सदा के लिए आपको सन से इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। तो इसलिए ये चीप होता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट फीचर है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में नेक्स्ट डिफरेंस क्या है,
तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का फीचर है कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोयला जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है ना, यानी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज अ बैड फीचर ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आप कोल का इस्तेमाल कीजिए या पेट्रोल का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी जला करके आप एनर्जी प्राप्त कीजिए, हर जगह, या नेचुरल गैस, तो पॉल्यूशन तो होता ही है, होता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल करने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। सोलर प्लेट से अगर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आप करते हैं तो उससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा? कुछ नहीं निकलता है। यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो इको फ्रेंडली है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इको फ्रेंडली नहीं है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है। लेकिन एक और डिफरेंस है, वो है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना काफी आसान होता है। कोई हेडक नहीं करना है, कोई हर किच नहीं करना है, सिर्फ खर्च कीजिए, पैसा डलवाइए, 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में डलवाइए, उसके बाद चलते बनिए। क्या समझ रहे बात को? लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, इस्तेमाल के लिए आपको इसके लिए अलग अलग उपक्रम, ये विंड मिल है तो सोलर प्लेट है, जहां पर है वहीं पर नहीं हो पाएगा। आप ये कॉमन सेंस से सोचिए, अगर बहुत आसान रहता नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना बहुत आसान रहता, तो आज इतना जो लोग यूज कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब इतना लोग करते नहीं करते। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, जो खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। कोयला, पेट्रोल ये सदा के लिए रहेगा, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आखिर एडजस्ट हम लोग को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ही करना है, और इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग एडजस्ट करते जा रहे हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत सिंपल नहीं होता है। कोई भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का आप ले लीजिए, नेचुरल गैस, गैस का सिलेंडर आया, लगाए, बस खाना बनना शुरू हो गया, ज्यादा हेडेक कुछ नहीं हुआ। कोयला खरीद करके लाए, उसमें थोड़ा सा आग लगाए, बस खाना बनना शुरू हो गया। तो आसान होता है यूज करना, लेकिन पॉल्यूशन क्रिएट करता है, नॉन इको फ्रेंडली होता है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो फायरवुड यानी लकड़ी, जलावन वाली लकड़ी, कैटल डंग केक, कैटल डंग केक, उसका हिंदी में क्या कहा जाता है? गोईठा, गोईठा कहा जाता है। कैटल डंग केक यानी गोईठा। गोईठा का इस्तेमाल जलावन के रूप में होता है ना जी, गांव में काफी तादाद में गोईठा का इस्तेमाल होता है जलावन के रूप में। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। अब एटॉमिक एनर्जी की तरफ लोगों का रुझान हुआ है
क्योंकि थोड़ा सा आइटम से काफी अधिक एनर्जी की प्राप्ति हो जाती है। A lot of energy can be generated from a little mass of uranium. तो इस बार देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब आए थे इंडिया, तो इंडिया रशिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, और वो स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट के लिए हुआ है, स्मॉल पोर्टेबल न्यूक्लियर प्लांट के लिए। रूस भारत को छोटा छोटा न्यूक्लियर प्लांट देगा, और उस छोटा न्यूक्लियर प्लांट को कहीं भी ले जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फैक्ट्री के लिए भी एक न्यूक्लियर प्लांट आप रख सकते हैं। रूस ने खुद तो इतना तक किया है कि न्यूक्लियर प्लांट लगा दिया है उसने आइस ब्रेकर में, जो आर्कटिक रीजन में आइस तोड़ करके आगे बढ़ने का काम करता है, उसमें लगा दिया न्यूक्लियर प्लांट। एक मिसाइल बुरी बेस्निक नाम का बनाया है रूस ने, बुरी बेस्निक मिसाइल, उसमें लगा हुआ है न्यूक्लियर प्लांट, मिसाइल में फ्यूल के तौर पर। अब सोचिए, न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है तो वो हमेशा एनर्जी देता रहेगा, वो मिसाइल हमेशा घूमता रहेगा। एक बार वो लॉन्च हो जाएगा तो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा मिसाइल हर समय, जब तक उसको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि यहां पर अटैक करो, तब तक वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा, कोई रेंज ही नहीं। जिसका फ्यूल रहेगा लिमिटेड, उसका ना रेंज रहेगा जी। जिसका फ्यूल ही अनलिमिटेड है, उसका क्या रेंज रहेगा? वो हर समय घूमता रहेगा अर्थ के चारों तरफ, और जहां पर उसको अटैक करना रहेगा वहां टारगेट कर देगा, अटैक कर देगा। जब तक टारगेट नहीं करेगा तब तक ऐसे ही घूमता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेड बाई 2 सोर्सेज। तो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ड्यू टू डिक्रीजिंग, तो रूरल एरिया में अब तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, नहीं तो रूरल एरिया में काफी तादाद में फ्यूल वुड का इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल जलावन के रूप में होता है, अभी भी होता है। और नहीं तो काउ डंग केक यानी गोईठा, गोईठा का इस्तेमाल रूरल एरिया में काफी तादाद में होता है। जबकि गोईठा बनता है किस चीज से? गोबर से, और गोबर बहुत अच्छा क्वालिटी का मैन्योर होता है। तो इस तरह से अब धीरे धीरे करके काउ डंग केक यानी गोईठा को डिस्करेज किया जा रहा है। अब नेचुरल गैस यानी गैस सिलेंडर इत्यादि रूरल एरियाज में भी अब सप्लाई किया जा रहा है। अब हम लोग कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो है जिक्र करते हैं विस्तार से। तो इसके अंतर्गत सबसे मेन है सोर्स कोयला यानी कोल। कोल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। तो कोल इज द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। कोल जो है एक फॉसिल फ्यूल है, यानी नॉन रिन्यूएबल है और ऑर्गेनिक सोर्सेज से बना हुआ है। कोल यानी प्लांट जो आज से लाखों वर्ष पहले जमीन के नीचे दब गया, वही ने कोल बना है जी। तो इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल्स यानी ऑर्गेनिक सोर्सेज से इसका निर्माण हुआ है। प्लांट के जमीन के नीचे दब जाने के चलते कोयला बना है। एनिमल के मिट्टी में दब जाने के चलते पेट्रोल बना है। तो प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स।
तो कोयला का इस्तेमाल मुख्य रूप से पावर जनरेशन में होता है। थर्मल पावर आप सुने होंगे, थर्मल पावर। थर्मल पावर का मतलब क्या हुआ कि कोयला को जला करके हीट पैदा किया जाता है, उस हीट से पानी को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करके स्टीम यानी भाप बनाया जाता है, और उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है ना कि आप यहां पर इस्तेमाल जो कर रहे हैं मुख्य रूप से वो थर्मल पावर का एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाढ़ में देखिए थर्मल पावर है, एनटीपीसी का थर्मल पावर बाढ़ में है, बरौनी में है। ये कोयला को ही जला करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। तो इस तरह से कोल की आवश्यकता काफी अधिक है। साथ ही साथ कोयले की आवश्यकता डोमेस्टिक नीड के लिए भी, बहुत लोग घरों में भी या दुकानों में भी कोयला का इस्तेमाल करते हैं। चाय का दुकानदार वगैरह करता है ना जी, चाय जो है बनाने वाला दुकानदार या होटल में खाना बनाने के लिए कोयला का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर, जैसा कि आपको अभी बताया कि कोयला का निर्माण कैसे होता है, प्लांट मटेरियल के जमीन के नीचे दबने से। तो देयरफॉर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। तो कोल कई प्रकार के इसी कारण से पाए जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, कितना वो दबा उसके आधार पर, यानी डिग्री ऑफ कंप्रेशन के आधार पर कोल कई प्रकार के पाए जाते हैं। और दूसरा चीज, कोल का क्वालिटी डिपेंड करता है डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल। तो कितना गहराई में दबा और कितना टाइम तक दबा हुआ रहा, बरीड रहा, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है कोल का क्वालिटी। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। देखिए कोयला का एक टाइप है पीट। तो कैसे बनता है, तो इसका आंसर है कि डिकेइंग प्लांट्स यानी सड़ता गलता हुआ प्लांट जब दब जाता है स्वैम्प में, दलदली भूमि में, तो इससे पीट नामक कोयला प्राप्त होता है। इसका क्वालिटी क्या है, तो हैज लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर। कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और मॉइस्चर की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो लो हीटिंग कैपेसिटी, इस कारण से इसमें क्योंकि मॉइस्चर अधिक होती है, इस कारण से इसमें हीटिंग कैपेसिटी कम होती है। दूसरा टाइप का कोल है लिग्नाइट। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। ये भी एक लो ग्रेड कोल है, ब्राउन कलर इसका है, विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो सॉफ्ट है कोयला और मॉइस्चर कंटेंट काफी हाई है। तो मॉइस्चर कंटेंट जब काफी हाई रहेगा कोयला में, नमी काफी अधिक रहेगी, तो कोयला तो बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़िया तो नहीं जलेगा जी। अगर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो बढ़िया तो नहीं जलेगा। अब कोई लकड़ी है तो लकड़ी कच्चा है तो बढ़िया नहीं जलेगा, लकड़ी सूखा हुआ है बहुत अच्छा जलेगा। लकड़ी के सूखा रहने का मतलब क्या हुआ कि मॉइस्चर कंटेंट कम होना, लकड़ी के कच्चा रहने का मतलब क्या हुआ, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहना। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर अधिक रहेगा तो हीट उतना ठीक नहीं देगा, मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा हीट बहुत ज्यादा देगा। तो लिग्नाइट एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है, तो सॉफ्ट है, तो हाई मॉइस्चर कंटेंट है। तो मॉइस्चर कंटेंट जब हाई है तो फिर कोयला हाई क्वालिटी का नहीं हुआ। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवेली इन तमिलनाडु।
एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार के कोयला का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। कोल हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स इज बिटुमिनस। अब देखिए सबसे बढ़िया टाइप का कोयला क्या है, वो कैसे बनता है, वो है बिटुमिनस। तो ये कैसे बनता है, तो कोल दैट हैज बीन बरीड डीप, काफी गहराई में जो दबा हुआ है कोयला, एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर। तो इस तरह से काफी अधिक टेम्परेचर जिसमें क्रिएट होता है तो वो है बिटुमिन कोयला। तो मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज, तो कमर्शियल यूज के लिए बिटुमिनस कोयला सबसे अच्छा माना जाता है। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। तो बिटुमिनस कोयला का इस्तेमाल करके काफी हीट पैदा की जाती है और इसलिए बिटुमिनस कोयला का इस्तेमाल ब्लास्ट फर्नेस में यानी लोहा को पिघलाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का कोल है उसका नाम है एंथ्रासाइट। ये हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है एंथ्रासाइट। इंडिया में कोल अकर्स इन अ रॉक सीरीज ऑफ two main geological ages, namely Gondwana and little over 200 million years in age, and in tertiary deposits which are only about 55 million years old. तो मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल, तो देखिए कहता है कि कोल कहां पाया जाता है, तो इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेज। दो जियोलॉजिकल एजेज में कोल मुख्य रूप से बना है और उसमें है गोंडवाना लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज and tertiary deposits which are only about 55 million years old। तो आप समझ सकते हैं कि कोयला जो है वो कम से कम लाखों करोड़ों वर्ष पुराना होता है। तो मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल, गोंडवाना में जो कोल मिलता है तो मेटलर्जिकल कोल है, कहां पाया जाता है, तो आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। दामोदर वैली ये झारखंड में पाया जाता है, दामोदर नदी, और उसी में दामोदर वैली बनाया गया है प्रोजेक्ट। यानी डीवी हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है एंथ्रासाइट कोल, इसका क्वालिटी सबसे हाईएस्ट है और ये हार्ड कोल है। अब इसके बाद इंडिया में पाया कहां जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एट दिस टाइम वी आर रीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। तो इंडिया में कोल एबंडेंटली अवेलेबल है और फॉसिल फ्यूल के रूप में कोल का इस्तेमाल मुख्य रूप से हमारे देश में हो रहा है। कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल के जमीन के नीचे दबने से, लाखों करोड़ों वर्षों तक नीचे दबे रहने से जो है कोल का निर्माण होता है। और ये पाया कहां जाता है, तो इट अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेज। मुख्य रूप से कोल जो है पाया जाता है रॉक सीरीज में टू मेन जियोलॉजिकल एजेज। एक का नाम गोंडवाना एज। गोंडवाना एज
का टाइम है 200 मिलियन ईयर्स। गोंडवाना एज में कोल का निर्माण हुआ था। गोंडवाना एज में जो प्लांट जमीन के नीचे बरी हुए थे वो कोल के रूप में कन्वर्ट हुए, जिसकी आयु है 200 मिलियन ईयर्स। 200 मिलियन ईयर्स का मतलब हो गया 20 मिलियन करोड़ ईयर्स। और दूसरा है टर्शरी एज, अबाउट 55 मिलियन ईयर्स। तो 55 मिलियन ईयर्स यानी 5.5 करोड़ वर्ष पहले भी टर्शरी एज में कोल का जो प्लांट बरी हो गए थे वो कोल के रूप में कन्वर्ट हुए। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ मेटलर्जिकल कोल बिलोंग टू गोंडवाना एज। लेकिन ज्यादातर जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है कोयला का वो गोंडवाना एज के कोयले होते हैं। और ये पाया कहां जाता है? तो आर लोकेटेड मेनली इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो रिच रिजर्व्स ऑफ कोल यानी कोयला का व्यापक भंडार पाया जाता है दामोदर वैली रीजन में। जैसे कौन कौन स्टेट में? तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल एंड झरिया एंड बोकारो इन झारखंड आर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स। यहां मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम दीज कोल फील्ड्स। इसके अतिरिक्त तो कोयला पाया जाता है इंडिया में कहां? तो कोल इज ऑल्सो फाउंड इन द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज। यानी गोदावरी नदी की घाटी में, महानदी की घाटी में, सोन नदी की घाटी में और वर्धा नदी की घाटी में भी कोल पाए जाते हैं, कोल के रिजर्व्स हैं। तो ये सब तो हुआ कोल जो जिसका आप जिक्र पढ़ रहे थे, ये गोंडवाना एज वाला कोल हुआ। अब टर्शरी एज वाला जिसका एज है 55 मिलियन ईयर्स। तो टर्शरी कोल पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ये सब में पाए जाते हैं कोल, और ये टर्शरी एज के कोल पाए जाते हैं। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स ये पाया जाता है नयवेली, तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से कोयला एक प्रमुख सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स के रूप में हम लोग को पेट्रोलियम का अध्ययन करना है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत कोयला के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वो है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम जिसको मिनरल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है कोयला के बाद। और इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग। पेट्रोल की सहायता से हीट के साथ साथ लाइटिंग का काम भी होता है, जैसे जनरेटर चलाना। पेट्रोल की सहायता से जनरेटर चला करके लाइट वगैरह किया जाता है। एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में भी होता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह बनाने में। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक, अभी जो आपको चर्चा कर रहे थे प्लास्टिक का, तो सिंथेटिक टेक्सटाइल का नोडल इंडस्ट्री होता है। कौन होता है? तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज। क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरीज से ही
सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। यानी सिंथेटिक रॉ मटेरियल की प्राप्ति पेट्रोल से होती है। फर्टिलाइजर्स के लिए भी रॉ मटेरियल की प्राप्ति पेट्रोल से होती है और पेट्रोलियम रिफाइनरीज से होती है। और इसके अतिरिक्त डिफरेंट टाइप्स के केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की प्राप्ति का सोर्स है पेट्रोल। तो पेट्रोल न सिर्फ एक फ्यूल है, न सिर्फ एक हीट का सोर्स है, लाइटिंग का सोर्स है, बल्कि कई प्रकार के इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री, यानी सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको जानकारी जरूर होगी कि ज्यादातर जो आप क्लॉथ इस्तेमाल कर रहे हैं, पहन रहे हैं कपड़ा, वो कपड़ा नेचुरल टेक्सटाइल नहीं है, वो सिंथेटिक टेक्सटाइल है। नेचुरल तो कॉटन है, नेचुरल रॉ मटेरियल कॉटन है, कॉटन से बना हुआ सूती का कपड़ा, लेकिन उसकी उपलब्धता काफी कम है क्योंकि वो नेचुरल है। और इस कारण से वो है तो कंफर्टेबल कॉटन, लेकिन मजबूती भी उसमें कम है, जल्दी ये हो जाता है, फट जाता है। उसका मेंटेनेंस भी कॉस्टली है, कॉटन का मेंटेनेंस कॉस्टली है। एक बार उसको पानी में धो दीजिए तो फिर सिकुड़ जाता है, उसको आयरन करने की आवश्यकता होती है। ये सिंथेटिक टेक्सटाइल को आयरन वगैरह किए या नहीं किए उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary age. In regions of foldings, anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the crest of the unfold. The oil-bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. So the oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers. तो इस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टर्सरी एज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्माण शुरू हुआ और पेट्रोलियम फॉल्स ट्रैप्स इत्यादि में पाया जाता है। तो पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स के बीच में गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स एबव द ऑयल। ऑयल से ऊपर गैस पाया जाता है क्योंकि गैस हल्का होता है, लेकिन नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्यूल के रूप में, सीएनजी या एलपीजी इत्यादि के रूप में करते हैं। मुंबई हाई, गुजरात और असम, ये सब मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इंडिया के। तो आपको यहां पर मैप वर्क भी आता है दिखाने के लिए, ऑयल फील्ड्स को मैप पर लोकेट करने के लिए। तो लोकेट द 3 मेजर ऑफशोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ऑफशोर यानी सी के अंदर जहां से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसा निकालना है, लोकेट करना है मैप के ऊपर। तो ऑयल फील्ड्स को और कोल फील्ड्स को, पहले आप पढ़ रहे थे कोल के बारे में, तो कोल फील्ड्स को इंडियन मैप के ऊपर लोकेट करने के लिए आप एक प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंडिया का आउटलाइन में कर लीजिए और उसमें इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स को दिखला दीजिए और ऑयल फील्ड्स को दिखला दीजिए। ये आपको मैप वर्क में बोर्ड एग्जाम में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आपको बोर्ड एग्जाम में मैप वर्क के रूप में आता है।
मैथ वर्क एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को तो अपने स्मरण से मैप पर लोकेट करना रहता है, लेकिन टीचर के पास क्या होता है, जो आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे उनके पास आंसर रहता है, आंसर शीट रहता है, तो वो तो अपना माइंड बिना लगाए हुए चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। इसलिए आपको सावधान होकर के करेक्ट मैप वर्क बनाना पड़ेगा। मैप वर्क आपका करेक्ट बने। देखिए, पढ़ाई का मकसद आप सभी लोगों का है 100% मार्क्स लाना। याद रखिए इस बात को, 100% मार्क्स लाने के लिए आप पढ़ रहे हैं, पास करने वाला स्टूडेंट नहीं आप लोग हैं। इसलिए आप लोग को 100% मार्क्स लाने का मतलब हुआ कि हर एक ऐसा पॉइंट, हर एक ऐसा जो सोर्स है जहां पर के मार्क्स कट हो सकता है, वहां पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और मार्क्स कट वाला एक सोर्स है मैप वर्क। तो मैप वर्क को पहले ही हम अगर कर लेंगे तो कैसे मार्क्स कटेगा। फिलहाल इस चैप्टर में आपको दो जो बतलाए, वो एक कोल फील्ड वाला इंडिया का आउटलाइन मैप पर बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको लाके दिखा दीजिएगा, और एक ऑयल फील्ड वाला। पिछले चैप्टर में भी आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लोकेट करने के लिए इंडिया के आउटलाइन मैप पर, जैसे चावल का कहां प्रोडक्शन होता है, व्हीट का कहां होता है, बहुत आसान टॉपिक है। अरे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में पूरा चावल का उत्पादन होता है, व्हीट का भी होता है, ये सब, या टी वगैरह का बहुत आसान है, दिखला देना। असम वगैरह में होता है ना जी टी वगैरह का प्रोडक्शन। तो ये एग्रीकल्चर चैप्टर वाला जो है आउटलाइन में पर दिखाना तो काफी आसान है, लेकिन फिर भी उसको प्रैक्टिस एक बार कर लेना आवश्यक है। तो इस तरह से अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। अंकलेश्वर, कभी कभी अंकलेश्वर को भी लोकेट करने के लिए आता है, या अंकलेश्वर नहीं लिख करके आपको कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है कि गुजरात का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड को लोकेट कीजिए। अब देखिए, उस समय आपका नाम अंकलेश्वर नहीं याद है तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन इसका जो हम आपको एक वीडियो रिलीज किए थे जिसमें टेक्निक सब जो सीबीएसई का था, उसमें आप सुनिएगा फिर से गौर से, तो आपको मिलेगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड गुजरात में है, वो आपको नहीं मालूम है कि अंकलेश्वर है, तो ब्लाइंड वाला में जाकर के देखिएगा, तो उसमें आपको मिल सकता है आंसर। Assam is the oldest oil producing states of India. Digboi and Naharkatia and Moran, Hugri-Jan are the most important oil fields in the state. तो असम का देखिए है दिग्बोई, नाहरकटिया और मोरान, हुगरी-जान, ये सब असम का इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है। और अंकलेश्वर गुजरात का इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है। महाराष्ट्र में ऑफशोर ये है बॉम्बे हाई, मुंबई हाई जिसको आजकल कहा जाता है, तो ये ऑफशोर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी एक एनर्जी का क्लीन रिसोर्स है, और फाउंड एसोसिएशन विथ और विदाउट पेट्रोलियम। जहां पेट्रोलियम पाया जाता है नीचे अपर सरफेस में नेचुरल गैस पाया जाता है। तो नेचुरल गैस अकेले भी हो सकता है। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, और साथ ही एनर्जी रिसोर्स के रूप में, फ्यूल के रूप में बहुत सारा व्हीकल आजकल चलता है नेचुरल गैस से। ऑटो वगैरह देख रहे हैं ना, ऑटो आजकल नेचुरल गैस से चलने वाला ऑटो ज्यादातर शहर में चलता है। डीजल पे है,
डीजल पेट्रोल से चलने वाला को हटा दिया गया है बड़े बड़े शहरों से। हाँ, इलेक्ट्रिक वाला भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। इसमें पॉल्यूशन काफी कम होता है नेचुरल गैस के फ्यूल में। तो लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इसमें होता है, इस कारण से इसको इको फ्रेंडली माना जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। और इस तरह से द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी ने इसको कहा जाता है, नेचुरल गैस को फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम होता है। नेचुरल गैस पाया कहां जाता है, तो देखिए इसका रिजर्व कहां है। तो लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन में इसका लार्ज रिजर्व्स इंडिया में पाया जाता है। Along the west coast, the reserves of the मुंबई हाई, तो मुंबई हाई जहां पेट्रोल ऑब्टेन किया जाता है, तो वहां नेचुरल गैस भी पाया जाता है। एंड एलाइड फील्ड्स सप्लीमेंटेड बाय फील्ड्स इन द गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट एरिया है जहां लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस पाए जाते हैं। द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजरिया विजयपुर जगदीशपुर अक्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विथ फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो देखिए यहां पर गौर कीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। 1700 किलोमीटर लॉन्ग है, क्या है, हजीरा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन। ये गैस पाइपलाइन को आप याद कीजिए, इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कहां को लिंक करता है, तो मुंबई हाई एंड बेसिन, इसको किससे ये कनेक्ट करता है, तो फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया को। तो ये काफी लंबी गैस पाइपलाइन है। तो दिस आर्टरी हैज प्रोवाइडेड एन इम्पेटस टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन। और इस तरह से ये गैस पाइपलाइन काफी इंपॉर्टेंट है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैप में लोकेट करने के लिए भी आता है ये क्वेश्चन। और इस तरह से ये इंडिया का एक प्रकार से लाइफ लाइन इंडस्ट्रीज के लिए बन जाता है। पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए और पावर इंडस्ट्री के लिए ये नेचुरल गैस काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से व्हीकल्स में होता है टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स, यानी डीजल पेट्रोल के बदले सीएनजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से व्हीकल्स में हो रहा है। और सीएनजी से चलने वाले वाहन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है और इसका स्पीड भी काफी अधिक होता है और नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। अब इसके बाद एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही जिंदगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आज इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ही मशीन है, चाहे तो लाइट की बात है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी का किस देश में, किस राज्य में, किस क्षेत्र में कितना खपत है,
पर कैपिटा कंजम्पशन, प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का कितना खपत करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि वो क्षेत्र कितना डेवलप है। यानी जो ज्यादा डेवलप वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो कम डेवलप वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज, by running water which drives hydro turbines to generate hydro electricity। रनिंग वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि जो नदी का पानी है उसको बांध बना करके ऊपर से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, और टरबाइन जब घूमता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये, या बाई बर्निंग अदर फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इत्यादि को जला करके पानी को हीट किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, और स्टीम से फिर टरबाइन को चलाया जाता है। या जो है यूरेनियम की सहायता से हीट प्रोड्यूस किया जाता है, हीट से वाटर को गर्म किया जाता है और स्टीम बनाया जाता है, स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आप फ्लोइंग वाटर से, रिवर वाटर से करें, डैम बना करके करें, या कोल को जला करके, पेट्रोल को जला करके करें, लेकिन वही मेन है कि उसके टरबाइन को चलाना। अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टरबाइन्स टू प्रोड्यूस थर्मल पावर। Once generated electricity is exactly the same। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किसी भी प्रकार से हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो फिर वो एक ही टाइप की रहती है, क्योंकि सभी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है किस चीज से, तो टरबाइन के चलने से। इसलिए उसका सोर्स क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया तो फिर वो एक ही चीज हुआ, चाहे वो सोलर एनर्जी से पैदा कीजिए या किसी भी से कोल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कीजिए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर, पानी मतलब नदी का पानी जो प्रवाह हो रहा है और उसको डैम बना करके ऊपर से फॉल कराया जाता है टरबाइन के ऊपर। तो विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एंड कोपिली हाइडल पावर प्रोजेक्ट एटसेट्रा। तो ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में। लेकिन हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अनइवन लैंड सरफेस की आवश्यकता है, यानी कहीं पहाड़, कहीं प्लेन, इस टाइप का सरफेस की आवश्यकता है। और ऐसा जहां होता है तो वहां तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन हर जगह इस प्रकार का अनइवन सरफेस नहीं उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार का टोपोग्राफी हर जगह नहीं हो सकता। जैसे अब नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में इस प्रकार से माउंटेन, हिल, प्लेटो इत्यादि बहुत ज्यादा नहीं है, और इस कारण से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बर्न करके, जला करके स्टीम, वाटर को हॉट किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है। थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर जो है वो मुख्य रूप से कोयला का इस्तेमाल करता है। जैसे हम लोग के यहाँ है बाढ़ थर्मल पावर, तो देखते हैं कि पूरा गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी पूरा भर भर करके कोयला लेकर के जाती है, और बाढ़ के एनटीपीसी में जाकर के सप्लाई किया जाता है, और वहां पर पानी को गर्म करके तब फिर टरबाइन चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है।
Next topic we have to read non-conventional sources of energy in next class. And today's explanation is over. Thank you for watching. Please subscribe this educational channel. Thank you.